हेलो एवरीवन। गुलशन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम इस वीडियो में गुप्त साम्राज्य के बारे में जो है चर्चा करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपने हमारी पहले की वीडियोस को नहीं देखा है अभी तक तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है जहाँ पर आपको हमारी सभी टॉपिक पर वीडियोज़ मिल जाएंगी। और ये वीडियो जो है सुपर इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए या DSSB के लिए, KVS के लिए, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य। देखिए, गुप्त साम्राज्य की अगर हम बात करें तो इस साम्राज्य के बारे में हमें जो जानकारी है वो कई स्रोतों से मिलती है, ठीक है, जिसमें अभिलेख भी शामिल हैं, रचनाएं भी शामिल हैं, इमारतें भी शामिल हैं, अभिलेख भी शामिल हैं, ठीक है। लेकिन कुछ यहाँ पर मैंने विशेष रचनाएं और उनके लेखक लिखे हुए हैं जिससे हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। जैसे कि विशाख दत्त द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है देवी चंद्रगुप्तम, ठीक है। ये हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में विशेष जानकारी देती है। हरिशेन, ठीक है, हरिशेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति नामक लेख लिखा था, ठीक है, इससे भी हमें गुप्त साम्राज्य को समझने में सहायता मिलती है। उसके बाद फाहियान जो कि एक चीनी यात्री थे, भारत में आए थे, सियूकी इनकी किताब का नाम है। ये भी हमें जो है गुप्त साम्राज्य को समझने में सहायता करती है। उसके बाद है भानुगुप्त का अभिलेख, ठीक है, एरन नामक अभिलेख जो है ये भी हमें जो है गुप्त साम्राज्य के विषय में जानकारी देता है। गुप्त की अगर हम बात करें तो ये कुषाण के सामंत थे, ठीक है, ये कुषाण के सामंत थे और गुप्त वंशीय जो लोग थे वो धारण गोत्र के थे, ठीक है, धारण गोत्र के थे। और इसके विषय में जो हमें जानकारी है वो ताम्रपत्र से मिलती है जो कि भानुगुप्त का है, ठीक है। भानुगुप्त कौन थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, ठीक है, याद रखना है आपको। लेकिन इतिहास में इस बात को लेकर काफी मतभेद देखने को मिलता है कि आखिर गुप्त जो थे वो थे कौन, क्या वे क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे या शूद्र थे। तो इस पे अलग अलग जो लेखक हैं, अलग अलग जो इतिहासकार हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग राय दी है। जैसे कि गौरीशंकर ओझा कहते हैं कि वे क्षत्रिय थे, काशीराम जायसवाल कहते हैं कि वे शूद्र थे, रोमिला थापर कहती हैं कि वो वैश्य थे और हेमचंद्र रॉय चौधरी कहते हैं कि वो ब्राह्मण थे। रियल में वो क्या थे इसके बारे में जो है अभी भी विवाद देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जितने भी नाम मैंने लिखे हुए हैं ये क्रम है गुप्त शासकों की, ठीक है। तो इस वंश में जो है इतने शासक रहे थे, एक दो और भी रहे थे जिनके बारे में जो है जानकारी नहीं मिलती है। अंतिम शासक बस इसके बताए जाते हैं कि कुमारगुप्त तृतीय जो थे वो अंतिम शासक थे, ठीक है। और कुछ किताबों में आप देखेंगे तो लिखा रहेगा कि भानुगुप्त जो है इस वंश के अंतिम शासक थे। NCERT बोलती है कि भानुगुप्त जो है इस वंश के अंतिम शासक थे। तो श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे, ठीक है। यहाँ सिर्फ मैं एक क्रम आपको बता रहा हूँ, उसके बाद में इन अभी शासकों को हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको याद रखना है कि ये इस वंश के मतलब वास्तविक संस्थापक थे, ठीक है। इन्हें महाराजाधिराज की उपाधि दी गई थी। और समुद्रगुप्त जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय इन्हें विक्रमादित्य कहा जाता है, और कुमारगुप्त ये वही हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, और स्कंदगुप्त ने ही हुणों को पराजित किया था, या हुणों पर आक्रमण जब हुआ था तो इन्होंने हुणों को हराया था, ठीक है, हुणों के आक्रमण में। चंद्रगुप्त प्रथम से हम शुरुआत करते हैं क्योंकि जो है श्रीगुप्त घटोत्कच के बारे में जो है ज़्यादा जानकारी इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। तो चंद्रगुप्त प्रथम से हम शुरुआत करते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इनका कार्यकाल 319 से लेकर के 335 ईस्वी के बीच था, ठीक है। इन्होंने नया सावंत चलाया था जिसे गुप्त सावंत कहते हैं, ठीक है। और इस वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को ही कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे तो आपका आंसर होगा श्रीगुप्त, लेकिन अगर आपसे पूछे वास्तविक संस्थापक तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। इनका विवाह जो है वो लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था, ठीक है, कुमार देवी से हुआ था। और गुप्त वंश में ही सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही रजत मुद्रा चलाई थी जो कि चांदी की थी, ठीक है, चांदी की रजत मुद्रा चलाई थी। इसके बाद समुद्रगुप्त शासक बनते हैं। समुद्रगुप्त जो है इन्हें कई उपाधियां दी गई थी, ठीक है, जैसे कि प्राकर्मांक,
और व्याघ्र पराक्रम, ठीक है। और इन्हीं के दरबार में एक कवि रहते थे हरिशेन, ठीक है, हरिशेन, जिन्होंने प्रयाग स्तंभ लिखा था, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है इन्होंने ही लिखा था। इनका कार्यकाल आपको याद रखें 335 से लेकर 375 ईस्वी के बीच में था। विंसेंट स्मिथ, ठीक है, विंसेंट स्मिथ जो हैं वो इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है, भारत का नेपोलियन कहते हैं किसको, समुद्रगुप्त को, ठीक है। समुद्रगुप्त जो थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था अपने शासनकाल के दौरान, और इन्हें कविराज, ठीक है, और विद्यावादक और संगीतज्ञ भी कहा जाता है, ठीक है, संगीतज्ञ भी कहा जाता है। और इन्होंने जो सिक्के चलाए थे उस पर कई सारे चित्र देखने को मिलते हैं, जैसे कि इन्होंने गरुड़ चित्र वाले सिक्के भी चलाए थे, धनुर्धारी चित्र वाले सिक्के भी चलाए थे, पशु वाले सिक्के भी चलाए थे, और जो है इन्होंने अश्वमेध यज्ञ जो होता है उसके चित्र वाले सिक्के भी चलाए थे, और वीणा के चित्र वाले सिक्के भी चलाए थे। इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में, ठीक है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक बनते हैं समुद्रगुप्त के बाद, ठीक है, या इन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहते हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो इनका शासनकाल 380 से लेकर के 412 ईस्वी के बीच था। इनको उपाधि जो दी जाती है वो है विक्रमांक और विक्रमादित्य और परम भागवत की, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं के दरबार में राजशेखर थे जिन्होंने काव्य मीमांसा की रचना की थी। दिल्ली में आप एक महरौली नामक जगह है दक्षिण दिल्ली में, जहाँ पर लोहा स्तंभ है एक, ठीक है, लोहा स्तंभ। ये लोहा स्तंभ का निर्माण जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही करवाया था। इस लोह स्तंभ की खास बात यह है कि आज कितने वर्ष गुजर चुके हैं, इस लोह स्तंभ में जंग नहीं लगा है, ठीक है, जंग नहीं लगा है, ये वैसे का वैसा बना हुआ है जैसा कि पहले था। बस यही इसकी खास बात है, और इसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था, यानी विक्रमादित्य ने करवाया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही शाक मुद्रा का ही अनुसरण करके जो है चांदी के सिक्के उत्कीर्ण करवाए थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे, ठीक है, और उज्जैनी जो थी यहाँ इनकी दूसरी राजधानी थी। अब बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी रत्नों के बारे में, ठीक है। इनके दरबार में जो है वो लगभग 9 से 10 रत्न रहते थे, या कहें कि 10 ऐसे व्यक्ति रहते थे जिन्हें अपने अपने विषयों में महारत हासिल थी, ठीक है। जैसे धन्वंतरी जो थे ये आयुर्वेद के रचयिता हैं, इनकी पुस्तक का नाम आयुर्वेद है, जिसमें इन्होंने चिकित्सा के विषय में जो है काफ़ी विशेष जानकारी, जो है कालिदास जो है इन्होंने मेघदूत की रचना की थी, इन्हीं के दरबार में रहते थे। और अमर सिंह जो है इन्होंने अमर कोश शब्दावली की रचना की थी, ठीक है। और वाराह मिहिर जो थे इन्होंने वृहत संहिता की रचना की थी। शंकु जो थे उन्होंने शिल्प शास्त्र की रचना की थी। और वर रुचि जिन्होंने संस्कृत व्याकरण की रचना की थी। और छप्पणक जो थे इन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी। ये जितने भी मैंने आपको बताए ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी रत्न थे, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही जो है चीनी यात्री फाहियान भारत आए थे, ठीक है, फाहियान भारत आए थे। यहाँ पर कुछ समय तक रुकते हैं, यहाँ की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को देखते हैं और अपनी एक पुस्तक लिखते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी पहले चर्चा की थी, ठीक है। अब उसके बाद शासक बनते हैं कुमारगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त का शासनकाल जो था वो 415 से लेकर के 454 ईस्वी के बीच था, ठीक है। कुमारगुप्त के शासन की प्रथम तिथि जो है उसके विलसड़ अभिलेख से मिलती है, जबकि अंतिम तिथि जो है इनके शासन की वो हमें चांदी के सिक्कों से मिलती है, ठीक है, चांदी के सिक्कों से मिलती है। और गुप्त काल में ही जो है सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिले हैं, ठीक है, कुमारगुप्त के हमें सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। कुमारगुप्त ने ही जो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। ये वही नालंदा विश्वविद्यालय है जिसे ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा
दी जाती थी। यह बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र था, जहाँ पर विश्व से जो है लोग आते थे, म्यांमार से, चाइना से, तिब्बत से लोग आते थे भारत में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। ठीक है। कुमारगुप्त की जो उपाधियाँ हैं वो ये हैं कि महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र आदि। ठीक है। इसके बाद शासक बनते हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है हुणों को पराजित किया था। इन्हीं के समय में जो है हुणों का आक्रमण हुआ था, और सुदर्शन झील का पुनरुद्धार जो है वो स्कंदगुप्त ने ही करवाया था। ठीक है। और उसके बाद इस वंश के अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो इस वंश के जो अंतिम शासक थे वो थे कुमारगुप्त तृतीय। ठीक है, कुमारगुप्त तृतीय। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि जब जब हम ऐसी वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। पहले की वीडियोस देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो जो है सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट पेपर 2 के लिए, KVS के लिए, DSSP के किसी भी सब्जेक्ट के लिए, तो आप जो है अप्लाई हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है। स्पेशली SST TGT के लिए हमारी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।